तो इस कहानी की शुरुआत में हमें एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि कई सदियों पहले एम्परर जुआन ने 9 हेवनली टेक्निक्स को क्रिएट किया था, जो कि बाद में सारे ही मार्शल आर्ट्स का एक सोर्स बन गया था। जिसके बाद हमें बताया जाता है जो भी एम्परर जुआन के 9 हेवनली टेक्निक्स को सीख जाएगा वो जुआनू वर्ल्ड का दूसरा एम्परर बन जाएगा। उसके बाद समय बदलता गया, सारे मौसम बदलते गए और साथ साथ मार्शल आर्ट्स के पार्ट भी चेंज होते गए, जिससे पूरी दुनिया में गॉड ऑफ मार्शल बनने की रेस शुरू हो गई। लेकिन जुआनू वर्ल्ड में गॉड ऑफ मार्शल बनने के लिए कुछ ज्यादा ही खतरनाक रेस चल रही थी। इस प्रकार दुनिया में अलग अलग रेस चलने लगती है, जिसमें एक तरफ ह्यूमंस, दूसरी तरफ डीमंस और तीसरा वारमैंगर क्लैन था। इन तीनों में आप सबसे पावरफुल और मजबूत एम्परर बनने की रेस शुरू हो जाती है। लेकिन इधर ह्यूमंस टाइप का गॉड ऑफ मार्शल अब काफी ज्यादा बुरा हो चुके थे, जिसकी खबर पूरी दुनिया में फैल गई कि ह्यूमन ट्राइब का एम्परर आप 3 से 5 सालों में ही मर जाएगा। इसीलिए जुआनवू यानी कि इंसानों की दुनिया अब अपने बुरे दौर से गुजर रही होती है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम ह्यूमन ट्राइब के लिव एकेडमी को देखते हैं, जहां जल्दी ही एक कंपटीशन शुरू होने वाली थी, जिसमें एक बंदा अनाउंस करने लगता है कि इस कंपटीशन का फर्स्ट राउंड सोंग स्वान और वांग फेंग के बीच होगा। ये अनाउंस होते ही फटाफट सोंग स्वान एरिना में आ जाता है और कहता है कि वांग फेंग तुम जहाँ भी हो मेरे सामने आ जाओ। अब इधर वांग फेंग भी उसके सामने आ जाता है, जिसे देखकर सोंग स्वान कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले से ही डिसलाइक करता था। उसके बाद वो उस पर ब्लेम देते हुए कहता है कि तुम्हारे पास ना तो कोई फैमिली है और ना तो तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट है और ना ही कोई एबिलिटी है। वो कहता है कि तुम्हें तो पैसे कमाने के लिए स्कूल की लाइब्रेरी सेव करनी चाहिए ताकि तुम अपने ट्यूशन और रहने का खर्चा निकाल सको। जिसके बाद सोंग स्वान वांग फेंग का मजाक उड़ाते हुए उससे कहता है कि इस समय मैं जिस लेवल पर हूँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए तुम सोच भी नहीं सकते हो। आप उसकी इतनी सारी बात सुनकर वांग फेंग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी हार मानता हूँ। जिसे सुनकर वहाँ के सारे डिसेबल्स उस पर जोर जोर से हंसने लगे थे। जिसके बाद सोंग स्वान उससे कहता है लगता है कि तुम वो इंसान नहीं हो जो मुझसे फाइट कर सके। फिर वो वांग फेंग को ऑफर देता है कि मैं सिर्फ अपने एक ही हाथ का यूज करके तुमसे फाइट करूंगा। लेकिन उस पर भी वांग फेंग फिर से अपना हार मान लेता है और वहाँ से जाने लगता है। अब उसे जाता देखकर सोंग स्वान को उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो अपनी पावर्स को रिलीज करके वांग फेंग पर अटैक करने चला गया था। लेकिन तभी वहाँ एक लड़की आकर उसे रोक देती है। अब ये देखकर सोंग स्वान उस लड़की यानी कि लुओ सुमी से पूछता है कि तुम आखिर इस बेकार इंसान को क्यों बचाना चाहती हो, पर लुओ सुमी उसकी बातों का जवाब नहीं देती है और वांग फेंग से पूछने लगती है कि वांग फेंग तुम्हें क्या हुआ है। तो वांग फेंग बताता है कि आज 3 मई है, जिसे कहकर वांग फेंग काफी ज्यादा दुखी हो गया था। अब वांग फेंग को दुखी देखकर लुओ सुमी भी दुखी हो गई थी और वो वांग फेंग से कहती है कि चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगे। ये कहकर वो भी वांग फेंग के साथ वहाँ से जाने लगती है। अब वांग फेंग को बिना फाइट के वहाँ से जाते हुए देख सारे डिसेबल्स सरप्राइज होते हैं। अब लुओ सुमी जब जा रही होती है तब एक लड़का उसे बताता है कि सिस्टर कल तुम्हारा भी फाइट होने वाली है, जिस पर लुओ सुमी कहती है कि इस फाइट में मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती। उसके बाद हम वांग फेंग और लुओ सुमी को एक तालाब के पास देखते हैं, जहां वांग फेंग पत्थर पर कुछ फूल चढ़ा रहा होता है और कहता है कि कई साल बीत गए लेकिन मैं तुम्हारे कातिल को अभी भी ढूंढ नहीं सका। उसके बाद हम 1 साल पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग फेंग को उसके बड़े भाई की डेड बॉडी मिलता है, जो कि उसी तालाब के किनारे मिला होता है। जिसमें हमें पता चलता है कि वांग फेंग का बड़ा भाई वांग पिंग उस दिन एक लड़की जू आयर से उस तालाब के किनारे मिलने आया था। वांग फेंग अपने भाई की मौत की वजह जानने के लिए जू आयर के रूम पर जाती है, लेकिन जू आयर अपने रूम का दरवाजा नहीं खोलती। तभी जू आयर की एक फ्रेंड वांग फेंग को बताती है कि वो अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर गई हुई है, जो कि किसी भी वक्त यहाँ आ सकती है। लेकिन जू आयर भी उस दिन अपने रूम पर नहीं आती। जिसके बाद वांग फेंग अपने भाई की मौत की वजह जानने के लिए उस तालाब के अंदर जाता है, जिसमें उसे एक प्लेट मिलती है। अब सीन फिर से प्रेजेंट में आ जाता है, जहाँ पे वांग फेंग कहने लगता है कि मैं एक दिन जरूर अपने भाई के कातिल को पकड़ लूंगा। उसके बाद वांग फेंग खुद से प्रॉमिस करता है कि 1 साल के अंदर मैं जुआन एम्परर के 9 हेवनली टेक्निक्स को सीख लूंगा। दरअसल वांग फेंग अभी अपने मार्शल आर्ट्स के 4th लेवल पर है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि मैं अपने 4th लेवल पर होने के बावजूद मैं अपनी पावर्स को किसी के भी सामने नहीं लाऊंगा और मैं लोगों को ये दिखाऊंगा कि मैं एक कमजोर इंसान हूँ, जिससे मुझे बड़े भाई के कातिल को जानने में आसानी हो जाएगा। लुओ सुमी अब फेंग को फिर से मार्शल आर्ट कॉम्पिटिशन में चलने को कहती है। अब लुओ सुमी जब वांग फेंग से बातें कर ही रही होती है कि तभी
सोंग सुआन भी अपने लोगों के साथ वहाँ आ जाता है। सोंग सुआन अब वांग फेंग से कहता है कि लुओ सुइमी हमेशा ही तुम्हें बचा नहीं सकती। तुम अपना काला चेहरा तो देखो जिसके अंदर एरिना में चलने की भी हिम्मत नहीं है। उसके बाद सोंग सुआन वांग फेंग को लुओ सुइमी से दूर रहने का वार्निंग देता है और कहता है कि लुओ सुइमी तुम्हारे साथ रहेगी तो उसका फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो कहता है कि लुओ सुइमी तो एक सुंदर और टैलेंटेड लड़की है जो कि बहुत ही जल्द अपने 9 हेवन सीख जाएगी, जिससे वह पूरी जुआनबू वर्ल्ड में फेमस हो जाएगी और तुम सिर्फ एक बेकार इंसान बन के रह जाओगे। तो उस पर वांग फेंग सोंग सुआन से कहता है कि लुओ सुइमी मेरी दोस्त है जो कि खुद डिसाइड करेगी कि उसे किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं। ये सुनकर सोंग सुआन फिर से एक बार वांग फेंग पर भड़क जाता है, जिसे देखकर लुओ सुइमी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आती है और उसे वांग फेंग से दूर रहने को कहती है। वांग फेंग अब लुओ सुइमी को शांत कराते हुए कहता है कि हम यहाँ बेकार लोगों के साथ बातें करने नहीं बल्कि मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करने आए हैं। उसके बाद सोंग सुआन का एक बंदा लुओ सुइमी को बताता है कि टीचर भाई लुओ ने मुझे बताया है कि कल तुम्हारा कंपटीशन होने वाला है। तो जिस पर वांग फेंग भी लुओ सुइमी को समझाता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस कंपटीशन में जरूरी हिस्सा लेना चाहिए ताकि तुम अपना टैलेंट सभी को दिखा सको। अब वांग फेंग की बात सुनकर लुओ सुइमी भी मान गई थी क्योंकि वो वांग फेंग से प्यार करती थी। जिसके बाद वो कहती है कि ठीक है मैं कल जरूर ही उस कंपटीशन में हिस्सा लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं सोंग सुआन को तुम्हारे पास बिल्कुल भी नहीं आने दूंगी। यह कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब उन लोगों के जाने के बाद वांग फेंग जब वहाँ बैठा होता है तो सोंग सुआन फिर से उसके पास आ जाता है और उससे कहने लगता है कि इस बार तुम ये मत सोचना कि मिस लुओ तुम्हें फिर से बचाने के लिए आएगी। उसके बाद वो फिर से वांग फेंग को लुओ सुइमी से दूर रहने का वार्निंग देता है। कहता है कि अगर मैं लुओ सुइमी से दूर नहीं गया तो फिर तुम क्या कर लोगे। उस पर सोंग सुआन उससे कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ। जिसके बाद वो आगे कहता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे प्यारे बड़े भाई की मौत इसी जगह पर हुई थी। सोंग सुआन हंसते हुए कहता है कि मैं तो भूल ही गया था कि आज उसकी डेथ एनिवर्सरी है। ये कहकर सोंग सुआन उसके बड़े भाई के ऊपर चढ़ाए हुए फूल को लात मार देता है और वांग फेंग से कहता है कि अगर तुम मुझसे इसका बदला लेना चाहते हो तो फिर तुम मैदान में कल आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। यह कहकर सोंग सुआन वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद वांग फेंग उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो मन ही मन खुद से ही कहता है सोंग सुआन ने मेरी बेइज्जती की तो वो चलेगा, लेकिन उसने मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की है इसीलिए मैं उसे कभी भी माफ नहीं करूंगा। जिसके बाद वो आगे कहता है मैं सोंग सुआन से अपने भाई की बेइज्जती का बदला तो लेना चाहता हूँ, लेकिन मैंने सभी को अपनी पावर्स दिखा दी तो वो किलर आसानी से मेरे सामने नहीं आएगा। उसके बाद वांग फेंग एक सिल्वर टाइगर का मास्क पहन लेता है ताकि उसे कोई भी पहचान ना पाए। और फिर दोस्तों इसके साथ एपिसोड एंड होता है। दोस्तों मैं जानता हूँ कि ये सीरीज आपने देख लिया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों एक बार मेरे चैनल पर भी इसे देख लीजिएगा।